हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। लेकिन बच्चे, आज की जो न्यूज़ है तो थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन वन लाइन वाली ज़्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ जो है माइंड से ऊपर चली जाती है। देखिए, सबसे पहले जो है आपकी जो न्यूज़ है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और इस न्यूज़ में मैं आपको बताऊँगी कि एक नया ब्लड ग्रुप मिल गया है। ठीक है, ये जो है दक्षिण ग्लूस्टरशायर, ये एक जगह है। कहाँ पे? ये है आपकी इंग्लैंड में। ठीक है, यानी कि यूके में। इस जगह में एक इंस्टीट्यूट है जिसे कहा जाता है एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट। ठीक है, इसके साइंटिस्ट के नेतृत्व में शोध दल ने लगभग 50 साल से लगे हुए थे शोध में। ठीक है, इसमें जो है एक नया ब्लड ग्रुप ढूंढ निकाला है और इस नए ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? इसका नाम है MAL। ठीक है, अभी बच्चे इसकी जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी बाकी है। अभी इनिशियल न्यूज़ आई इसके बारे में, जैसी जैसी इसकी डेवलपिंग न्यूज़ आएगी मैं आपको बताते रहूँगी इसके बारे में। ठीक है, तो अभी जितनी आई है वो मैं आपको बता रही हूँ। MAL नाम से जो है आपकी एक नया ब्लड ग्रुप मिला है। और ऐसा नहीं है कि इस ब्लड ग्रुप के बारे में पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। इस ब्लड ग्रुप के एक एंटीजन के बारे में हमें मालूम था जिसकी खोज 1972 में हुई थी। लेकिन ये पता नहीं था कि ये जो 1972 में जो एंटीजन ढूंढा गया है ये इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो बेसिकली क्या मिला है, जो एंटीजन था हमें 1972 में जो आपका एंटीजन मिला था उसका ब्लड ग्रुप जो है अब जाकर के 2024 में मिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि ब्लड ग्रुप का नाम है MAL। और इससे पहले ज्ञात ANWJ रक्त समूह प्रतिजन मतलब कि एंटीजन। ठीक है, इसकी आनुवंशिक पृष्ठभूमि की पहचान की जिसे कि 1972 में ढूंढा गया था। और इस एंटीजन का नाम क्या था? इसका नाम था आपका एंटीजन WJ। ठीक है, मिस्टीरियस एंटीजन, मिस्टीरियस ब्लड ग्रुप इसे कहा जाता था। अब जो है इसका नाम पता लग गया है, इसका नाम जो है इन्होंने रखा है MAL। ठीक है, तो एंटीजन WJ ब्लड ग्रुप एंटीजन ये 1972 में ढूंढा गया था और अब जो है इसका ब्लड ग्रुप मिल गया है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या होता है बच्चे? आपको पता है कि हमारे शरीर में जो है जो खून है वो अलग अलग समूह का है, उसका ब्लड ग्रुप अलग है। किसी का AB हो सकता है, किसी का A हो सकता है, किसी का B हो सकता है, उसमें भी जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये जो आपके ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में आपका जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो है RBCs होती हैं। उन RBCs के बाहर में क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रोटीन को क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। तो ये जो एंटीजन की हम बात कर रहे हैं 1972 में जो मिला था आपका एंटीजन WJ, इसका ब्लड ग्रुप मिल गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका बच्चे क्या है, इंटरेस्टिंग भी है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी है, करंट अफेयर भी है। ठीक है, अभी जो है इसकी पूरी न्यूज़ आएगी, इसकी जो है डेवलप न्यूज़ आएगी वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल जितना आया है उतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो एंटीजन याद रखिएगा, एक प्रोटीन होता है जो कि किसके बाहर होता है? RBC के बाहर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोगों में जो है आपका इसकी क्या होती है, कमी होती है, यानी कि किसी किसी लोगों में आपका नहीं होता, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम होता है। ठीक है, तो एंटीजन आपको याद रखना है। और ये एंटीजन जो 1972 में मिला था इसका ब्लड ग्रुप हमें मिल गया है। अगली न्यूज़ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 13 सितंबर 2024 को बवेरियन नॉर्डिक AS के द्वारा निर्मित जिनेओस वैक्सीन को पहले एमपॉक्स वैक्सीन के रूप में प्री क्वालिफाई कर दिया है। ठीक है, मंजूरी दे दी है, बेसिकली अप्रूवल मिल गया है। तो बच्चे, ये जो आपका WHO का काम है, आपको पता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पूरे दुनिया भर में क्या करता है, हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको रेगुलेट करता है। अभी पिछले 2-3 सालों से कोविड के बाद में हम एमपॉक्स के बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमने पढ़ी थी। पहले इसे मंकी पॉक्स कहा जाता था, मंकी पॉक्स का नाम जो है एमपॉक्स किया गया, उसे जो है आपका WHO ने चेंज किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लगातार कोई ना कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अभी क्या है कि एमपॉक्स का एक वैक्सीन बनाया गया है। ठीक है, कंपनी का नाम भी आपको दिया गया है, कंपनी का नाम है बवेरियन नॉर्डिक। ठीक है, ये कंपनी का नाम है, इनके द्वारा ये आपके निर्मित वैक्सीन है। और ये भी याद रखिएगा कि इस वैक्सीन का नाम आपका क्या है बच्चे? जिनोएस। ठीक है, जिनोएस वैक्सीन है और ये जो है आपकी पहली वैक्सीन है एमपॉक्स के लिए जिसे कि प्री क्वालिफाई किया गया है। अब जब किसी वैक्सीन को WHO के द्वारा प्री क्वालिफाई किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि आप जो है मार्केट से दवाई खरीद सकते हैं? नहीं बच्चे, अभी क्या है, इसका मतलब है कि वैक्सीन को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के द्वारा, सिर्फ UN की जो एजेंसीज होगी ना उन्हीं के द्वारा खरीदा जा सकता है और उन्हीं के द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब वो उनको मर्जी है कि वो किसे देना चाहे इसे। ठीक है, हॉस्पिटल्स में कौन कौन से हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी कंट्री को इसे देना चाहे। तो बेसिकली चीज़ आपको याद रखना है कि प्री क्वालिफाई जो है इसे कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि जिनोएस, ये जो है आपका जिनोएस, ये वैक्सीन कौन सी बीमारी के
लिए डेवलप की गई है? एमपॉक्स के लिए डेवलप की गई है। ठीक है, एमपॉक्स का पहले नाम क्या था? मंकी पॉक्स था। तो एमपॉक्स के बारे में थोड़ा सा बच्चे एक इसकी जर्नी देखते हैं कि कहाँ से आया है, कैसे कैसे जो है इसमें आपके धीरे धीरे कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहले एमपॉक्स की हम बात करें तो बच्चे ये जो है आपका मंकी से फैलने वाला क्या है, एक डिजीज है। ठीक है, और इसकी डेनमार्क में खोज हुई थी 1958 में, 1958 में, 1958 में सबसे पहली बार मिला था, है ना, वायरस मिला था। उसके बाद में जो आपका इंपॉर्टेंट है अभी जो रिसेंट वाला है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चे 2018-19 में जो है आपका ये जो केसेस थे एमपॉक्स के वो बहुत कम थे। जैसे कि 4 केसेस आपके यूके में है, इसराइल में है, सिंगापुर में है। ठीक है, धीरे धीरे जो है आपका 19 से 23 तक आते आते जो है इसके केसेस बहुत ज़्यादा फैलने लगे। सबसे पहले अफ्रीका में फैला था। ठीक है, तो इन कंट्रीज में जहाँ पे कि आप लोग देख रहे हैं कि 1 केस था, 2 केस था, 4 केस था, ये धीरे धीरे जो है आपका 2019 का अंत आते आते ये जैसे कोविड फैला था ना जिस टाइम पे, उसी टाइम पे जो है इसने भी रफ्तार बनाई थी। 2023 में अगर हम देखें तो 2023 में जब आपका 2019 से लेकर के 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, इनमें जो है इन वर्षों में ये आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में फैला था। 2023 में आकर के पिछले साल जो है WHO ने क्या किया था कि इसे जो है पेंडेमिक की जो कैटेगरी होती है वहाँ से इसने इसे विड्रॉल कर लिया था कि मतलब अब ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल नहीं रही है। ठीक है, इस तरीके से जो है घोषणा कर दी गई थी। 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 में हम पढ़ रहे हैं किसके लिए जो है आपका पहला वैक्सीन जिनोइस डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, जिसे कि WHO के द्वारा मंजूरी दे दी गई। ठीक है, तो 2023 तक का फिलहाल याद रखिएगा। 2023 में बच्चे आपका WHO के द्वारा एमपॉक्स को क्या किया गया था, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से आपका विड्रॉ कर लिया गया था। ये WHO ने कहा था 2023 में कि फिलहाल एमपॉक्स के जो केसेस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं, इसीलिए एक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। उससे पहले बच्चे आपका कोविड के टाइम पे ही आपका 2019 से इसने बहुत तेज गति से रफ्तार पकड़ी थी, है ना, और बहुत सारी कंट्रीज में केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। इसलिए जो है आपका ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बहुत सारे कंट्रीज में जो है लगाई गई थी एमपॉक्स के द्वारा। ठीक है, एमपॉक्स में आप जो डिजीज होती है ना, वायरल डिजीज है, याद रखिएगा वायरल डिजीज है। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बेसिकली फीवर भी होता है, बाकी आपका हेडेक, फटीग, ये सारी की सारी चीजें होती है, लेकिन जो शरीर का सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है वो है आपकी त्वचा। त्वचा पे बच्चे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, त्वचा पे जो है आपके ब्लिस्टर्स, जैसे जलने के बाद होता है ना आपका फफोली बन जाना, उस तरीके की जो है आपका कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि एमपॉक्स जो है आपका ये है। और 2018 में जो है कोंगो में सबसे ज़्यादा केसेस मिले थे एमपॉक्स के। ठीक है, मतलब कि बेसिकली अफ्रीका से जो है आपका बहुत ज़्यादा फैला था ये। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगली जो आपकी न्यूज़ है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति तमिलनाडु के मदुरई में खोजी गई है। ठीक है, अब ये न्यूज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। न्यूज़ क्या है बच्चे, पहले इस तितली के बारे में पढ़ते हैं। तितली का नाम है सदर्न बर्ड विंग। ठीक है, सदर्न बर्ड विंग है। ये पहले जो है आपका ये भारत की सबसे बड़ी तितली थी। ठीक है, कभी भारत की सबसे बड़ी तितली इसे माना जाता था, जिसके पंखों का फैलाव जो है 190 mm था। ठीक है, 190 mm था। अब क्या हुआ, 2020 में एक नई तितली आई जिसे नाम दिया गया गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग ने सदर्न बर्ड विंग को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, इसका 190 mm था, इसका 194 mm हो गया। ठीक है, अभी जो है ये जो दुनिया की सबसे बड़ी तितली है, तितली की प्रजाति है, दूसरी सबसे बड़ी तितली की प्रजाति है, मतलब कि सदर्न बर्ड विंग है। ये बच्चे अधिकतर जो है ना ये हिमालयन रीजन पे मिलती थी। हिमालयन रीजन जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, यहाँ पे मिलती थी। लेकिन ये जो दूसरी सबसे बड़ी तितली है ये हिमालय को छोड़ करके अब जो है मिली है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में कहाँ पे? मदुरई में। मदुरई कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में न्यूज़ है। तो बेसिकली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि भारत की जो सबसे बड़ी तितली है वो कौन सी है? वो है आपकी गोल्डन बर्ड विंग। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी तितली कौन सी है? ये है सदर्न बर्ड विंग। ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, गोल्डन बर्ड विंग हिमालय क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है। दक्षिणी बर्ड विंग पश्चिमी और पूर्वी घाट क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अब बच्चे ये है तस्वीर देखने की आपकी इच्छा हो रही होगी कि सबसे बड़ी पंखों वाली तितली है, तो इस तरीके से जो है आपकी ये दिखती है सदर्न बर्ड विंग। ठीक है, याद रखना सदर्न बर्ड विंग जो है आपकी ये। चलिए अगली जो न्यूज़ है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। आर्ट एंड कल्चर में बच्चे आपको क्या क्या याद रखना है?
दो फेस्टिवल मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जो फेस्टिवल है वो है आपका करम, या फिर इसे कर्मा भी कहा जाता है। ठीक है, करम कर्मा एक ही फेस्टिवल है, धूमधाम से इससे शुरुआत हुई है, इसे कर्मा के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू महीने के भाद्रपद की पूर्णिमा के 11वें दिन मनाया जाता है। इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है, ये आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जो है इसका सेलिब्रेशन होता है। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है बच्चे इसके बारे में कि बेसिकली ये पूजा जो है, ये फेस्टिवल जो है किससे रिलेटेड है। तो जो कर्मा फेस्टिवल है ना बच्चे, इसमें जो ट्राइबल लोग होते हैं वो पूजा करते हैं करम ट्री का। ठीक है, करम ट्री होता है बेसिकली, तो जो मदर नेचर होती है ना, ठीक है, मतलब कि जो प्रकृति है, प्रकृति की पूजा यहाँ पे की जाती है। खरीफ सीजन में बहुत अच्छा हार्वेस्टिंग के लिए जो इस पूजा को किया जाता है ये झारखंड के आदिवासियों के द्वारा। और इसी पूजा को, ये जो आपका फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को जो है आपका किसका सिग्निफिकेंस माना जाता है, बॉन्डिंग बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, तो दो खासियत इसके बारे में है, एक तो बच्चे मदर नेचर की पूजा यहाँ पे होती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई बहन के बीच में जो पक्का रिश्ता होता है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको भी जो है आपका ये इसको भी जो है आपका सिग्निफाई करती है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये कर्मा के बारे में, कर्मा फेस्टिवल है, झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। अब ये महीने जो है ना बच्चे, जैसे ही आपके खरीफ फसल जैसे बोई जाती है, हार्वेस्ट की जाती है, तो इस दौरान जो है भारत के अलग अलग राज्यों में जो ट्राइबल्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए लोग हैं, उनके द्वारा जो है आपका इस तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो एक आपने ये पढ़ लिया। अब दूसरा फेस्टिवल है आपका जो कि रिलेटेड है ओणम। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। ओणम जो है आपका 10 दिन का एक बहुत शुभ त्यौहार है। ओणम के बच्चे ये जो 10 दिन होते हैं ना, उनमें से आपका एक दिन पूजा की जाती है थिरुवोनम की, थिरुवोनम। ठीक है, मुझे माफ़ करिएगा अगर इसका प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं हुआ है, थिरुवोनम। ठीक है, थिरुवोनम है। इस दिन जो है आपका जो 10 दिनों का ओणम होता है, इनमें से सबसे शुभ दिन माना जाता है थिरुवोनम को। ठीक है, जो थिरुवोनम है, इस दिन किसकी पूजा की जाती है, इस दिन पूजा की जाती है राजा महाबली की। राजा महाबली की पूजा की जाती है केरला में। ठीक है, और ये केरला में एक स्टोरी है इसके बारे में, एक कहानी जो है चलती है बहुत ज़्यादा, कि जो महाबली है ना, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु के जो वामन अवतार थे, ठीक है, वामन अवतार थे, उन्होंने राजा महाबली की हर साल अपनी प्रजा से मिलने की इच्छा पूरी जो है उन्होंने की थी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका राजा महाबली थे ना, उन्होंने जो है ये वरदान लिया था इनसे, किससे, विष्णु के जो अवतार हैं वामन से। ठीक है, सालाना जो है अपनी प्रजा से मिलने का ये वरदान दिया था इन्होंने, इसीलिए ये जो है आपका इस दिन दोनों की पूजा होती है, भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और राजा महाबली की भी पूजा होती है। ठीक है, ये याद रखना। तो भगवान विष्णु की और महाबली की पूजा जो है लोग इस दिन करते हैं। इसीलिए बच्चे जो आपका केरल का ओणम त्योहार है 10 दिन का होता है। 10 दिनों में से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डे होता है या सबसे शुभ दिन जिसे माना जाता है वो है आपका थिरुवोनम। ठीक है, याद रखिएगा। तो थिरुवोनम किसी भी तरीके से आपके उसमें आ सकता है। थिरुवोनम जो है आपका कहाँ से रिलेटेड है, केरला से रिलेटेड है, कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, ओणम से रिलेटेड है। ठीक है, इस दिन जो है किस भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान विष्णु की और राजा महाबली की जो है पूजा की जाती है। ठीक है, ये दोनों ही कल्चर, दोनों ही बच्चे आपको ये याद रखने हैं। अगली न्यूज़ है एनपीसीआई से रिलेटेड। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देश में यूपीआई परिचालन का प्रबंधन करने वाली भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने यूपीआई, जो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ना यूपीआई के थ्रू, यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर के 5 लाख रुपए प्रति लेन देन करने का फैसला कर दिया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जो पहले लिमिट है वो भी आपको पूछी जाएगी। ठीक है, और जो अब लिमिट है वो भी आपको पूछी जाएगी। पहले 1 लाख रुपए थी, अब जो है आपकी 5 लाख रुपए प्रति लेन देन, मतलब कि पर ट्रांजैक्शन में जो आपका टैक्स लगता है ना बच्चे, ये टैक्स पेमेंट। ठीक है, जो टैक्स पेमेंट है यूपीआई के थ्रू जो टैक्स पेमेंट किया जाता है उस पर पहले पर ट्रांजैक्शन 1 लाख रुपए का वो लगता था। ठीक है, अब जो है वो आपका कितना हो गया है, वो हो गया आपका 5 लाख का। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको याद रखनी है। सबसे जो पहली लिमिट है वो भी याद रखनी है, जो आपकी नई लिमिट है वो भी याद रखनी है। अब अगर यूपीआई की बात करें, एनपीसीआई की बात करें, इसके बारे में हमने जो है लास्ट मंथ एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूपीआई के द्वारा यूपीआई सर्कल लॉन्च किया गया है। ठीक है, यूपीआई सर्कल क्या है, एक फीचर है जो कि डिज़ाइन किया गया था, किसके लिए ये किया गया था, ताकि यूपीआई अकाउंट होल्डर को क्या किया जा सके बच्चे, यूपीआई अकाउंट होल्डर जैसे कि आपका यूपीआई अकाउंट है। ठीक है, अब आपको वहाँ से पेमेंट करनी है, आप तो कर देते हैं आसानी से, आपको किसी फ्रॉड से बचना है तो आप बच जाते हैं क्योंकि आप जागरूक
जागरूक हैं, लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने की ज़रूरत कभी कभी आपके घर के बुजुर्गों को भी पड़ती है। ठीक है, तो यूपीआई सर्कल में क्या किया गया था, एनपीसीआई ने ये अथॉरिटी दी थी कि एक जो अकाउंट है उसे 2 व्यक्ति होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जितना राइट आपके पापा का आपके अपने यूपीआई अकाउंट पे है, अगर आप चाहें तो आप उसे जो है अपनी निगरानी में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है किया गया था, इसे यूपीआई सर्कल नाम दिया गया था। अगली न्यूज़ है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी की जाती है, ये आपको याद रखना है। ये जारी की जाती है GCI 2024 में नए 5 स्तरीय विश्लेषण का उपयोग किया गया, जो कि एक बदलाव है साइबर सुरक्षा प्रतिबद्धताओं के साथ प्रत्येक देश की प्रगति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अब बच्चे इसे नाम से थोड़ा सा देखिएगा, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है, साइबर सिक्योरिटी अभी जो है आपका क्या है, एक डेवलपिंग टॉपिक है, मतलब कि क्योंकि साइबर क्राइम जो है वो जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं, पहले जो क्राइम होता था वो अभी जो है उस टाइप का क्राइम नहीं होता है, तो सिक्योरिटी को भी उसी तरीके से चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम क्राइम को क्या कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे, है ना, तभी उसको जो है उसे हराया जा सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में एक इंडेक्स जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा। ठीक है, और इसमें आपको ये देखा जाता है, मतलब अलग अलग लेवल देखे जाते हैं, अलग अलग 5 लेवल होते हैं, 5 लेवलों पे एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी कंट्री कैसा काम करे इस माध्यम में। ठीक है, अब आता है कि इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। बड़ी अच्छी बात है बच्चे, रिपोर्ट में 46 देशों पे एनालिसिस किया गया था और 46 देशों को टियर 1 में रखा गया है, जो कि 5 स्तरों में सबसे ऊंचा है। यह उन रोल मॉडलिंग देशों के लिए आरक्षित है जो कि सभी 5 साइबर सुरक्षा स्तंभों में मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे आपको ध्यान देने वाली वो है कि जो इंडिया है, इंडिया को भी आपका टियर 1 में रखा गया है। ठीक है, और टियर 1 क्या है, टियर 1 में जो है आपका 46 देशों को चुना गया है। ठीक है, 46 देशों को टियर 1 में रखा गया है, भारत भी जो है टियर 1 में है। तो बेसिकली जो टियर 1 वाले कंट्रीज है, इन्हें ये कौन से देश हैं, ये वो देश है बच्चे जो कि 5 स्तरों में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, जो 5 लेवल होते हैं ना, उसमें जो है सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो कंट्रीज होते हैं उन्हें जो है आपका यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो रोल मॉडल के रूप में जो है इन कंट्रीज को देख सकते हैं कि ये कंट्री कैसे काम कर रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत जो है वो टियर 1 में चला गया है। टियर 1 में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, ये जो है आपका 46 कंट्रीज हैं। ठीक है, और 46 कंट्रीज में से एक अपना इंडिया भी है। बेसिकली पूरे दुनिया भर के जो देश हैं उनके लिए आपका क्या है, एक तरीके से रोल मॉडल कंट्रीज हैं कि इनको देख करके जो है आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं वो बनानी है। ठीक है, इस तरीके से जो है लड़ा जाता है साइबर क्राइम से। अगली न्यूज़ है बच्चे, दूरदर्शन ने अपने 65 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। 15 सितंबर 1959 को स्थापित किया गया था दूरदर्शन को। ठीक है, और शुरुआत में ये प्रसारण भारत में जो है आपका इसका जो प्रसारण युग था 15 सितंबर 1959 को हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 को, यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ में था बच्चे। ठीक है, 15 सितंबर 1951 में जब दूरदर्शन आपका मार्केटेड किया गया था ना, तो ये जो है आपका इंडिया का जो ब्रॉडकास्टिंग एरा है वो यहाँ से शुरू हुआ था, 1959 में आपका हुआ था। ठीक है, जब 1 अप्रैल 1976 में आपका क्या किया गया था, इसे ट्रांसफॉर्म किया गया था, मतलब कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था इसके लिए। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ब्रॉडकास्टिंग ने जो है अलग से डिपार्टमेंट बनाया था। बाद में जो है प्रसार भारती के अंडर में आ गया था। ठीक है, अभी भी जैसे प्रसार भारती के अंडर में है ये, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 1959 में जो है आपका सबसे पहली बार इसे ऑन एयर किया गया था। ठीक है, दूरदर्शन को आपका कितने साल हो गए हैं, लगभग जो है आपके 65 साल पूरे हो चुके हैं। आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का यहाँ से आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि जो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इन्होंने दूरदर्शन को सेपरेट डिपार्टमेंट कब बनाया था, तो 1976 में बनाया था, 1976 में बनाया था। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है 2024 में। ये क्यों किया गया है, इसे नरेंद्र मोदी मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो स्वच्छता ही सेवा अभियान, ये जो स्वच्छ भारत अभियान 10 साल पहले लॉन्च हुआ था, कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2014। 1 अक्टूबर 2014 को
आज से 10 साल पहले एक योजना शुरू हुई थी जिसे हम कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान। इसे 10 साल हो चुके हैं। तो 2024 में इस योजना को सेलिब्रेट करने के लिए आपका क्या किया जा रहा है, स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे। ठीक है, और स्वच्छता जो स्वच्छ भारत अभियान है ना, ये अभी जो सरकार चल रही है यानी कि मोदी गवर्नमेंट की जो है वन ऑफ द सक्सेसफुल स्कीम है स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में बच्चे अगर आप लोग देखेंगे ना, इसमें बहुत सारी सब स्कीम चलती हैं। जैसे आप लोग देखेंगे ODF फ्री स्टेटस मिला था भारत को 2019 में। 2015 में अमृत स्कीम लॉन्च की गई थी शहरों को साफ करने के लिए। ठीक है, 2014 में स्वच्छ भारत, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। तो इस तरीके से जो है स्कीमें चली। अभी 2021 में स्वच्छ भारत स्कीम जो है आपके 2.0 के नाम से चली थी। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग जो विलेजेस होते हैं, जो गाँव होते हैं, कस्बे होते हैं, उन्हें जो है ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है ना। ODF फ्री दिया जाता है, ODF प्लस। ठीक है, इस तरीके से वाटर प्लस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि स्वच्छ भारत को जब इम्प्लीमेंट किया गया है, तो स्वच्छ भारत को इम्प्लीमेंट करने के साथ में जो है ये मेजर्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, पहले कहाँ हम इस तरीके से सर्टिफिकेट पढ़ते हैं, पहले नहीं दिया जाता था ना ऐसे। तो स्वच्छ भारत अभियान के बाद में जो है गाँवों को एक तरीके से सर्टिफाइड करना शुरू किया गया कि कितनी यहाँ पे जो है ODF फ्री विलेजेस हैं, है ना। ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना। तो ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब है जो खुले में शौच जाने की जो प्रक्रिया होती है वो इन देशों में नहीं है ना, सॉरी, वो इन विलेजेस में नहीं है। तो अगर कोई विलेज है जिसे कि ODF का दर्जा मिला है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है ये कार्यक्रम अब नहीं होता है ना। तो इस तरीके के काम किए गए। ये बेसिकली क्या है कि योजना तो बना दी है, योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आपका ऐसा किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब अगली जो शॉर्ट न्यूज़ है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह वाणिज्यिक विभाग का एक ऑनलाइन पोर्टल है जिससे कि हितधारकों और अधिकारियों के बीच में संचार को सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पोर्टल व्यापार और उद्योग से संबंधित मुद्दों से संबंधित शिकायतों के लिए एक सीधा चैनल प्रदान करेगा। ठीक है, तो वाणिज्य यानी कि जो कॉमर्शियल लोग हैं ना, जो इस उद्योग से, इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी वजह इस व्यापार में, ट्रेड में किसी भी प्रकार की कोई भी ग्रीवेंस यानी कि शिकायत अगर होती है तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे अपने अधिकारी को टैग करके यहाँ पे अपनी शिकायत लॉन्च कर सकते हैं। क्या नाम है, जन सुनवाई पोर्टल। किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री यानी कि पीयूष गोयल साहब के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है दुनिया का एकमात्र मल्टी जॉनर पियानो फेस्टिवल जिसे कहा जाता है ब्रिलेंटे आपका शुरू हो चुका है। बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जा रहा है 2024 में। ठीक है, और ये जो ब्रिलेंटे जो त्योहार मनाया जाता है बच्चे, ये भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 से जो है आपका शुरुआत हो गई थी इसकी, और सबसे पहले जो है नागालैंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिलेंटे क्या है, ब्रिलेंटे आपका एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है जो कि क्यों मनाया जाता है, ये मल्टी जॉनर पियानो फेस्टिवल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाम है इसका ब्रिलेंटे। इस बार यानी कि 2024 में आपका कहाँ पे हो रहा है, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में हो रहा है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा और जगह का नाम याद रखिएगा। अगली बच्चे एक बुक है, बुक का नाम याद रखिएगा। एक बुक है श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। ठीक है, तो समझ में आ गया कि क्या है बुक का जो थीम है वो है बच्चे श्री राम। ठीक है, श्री राम इन तमिलगम एन इनसेपरेबल बॉन्ड। ये किताब जो है इसका विमोचन किया गया था, और ये किसने लिखी है, ये दो व्यक्ति हैं इसमें, DK हरी और DK हेमा हरी। ठीक है, दो व्यक्तियों के द्वारा इसे लिखा गया है, और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तमिलनाडु के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं RN रवि, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, श्री राम इन तमिलगम किसने लिखा है, DK हरी और DK हेमा हरी ने। अगली जो न्यूज़ है बच्चे वो एक कंपनी से रिलेटेड है, एक PSU है, इसका नाम है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इस कंपनी को एक पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसे कि वाइजग स्टील के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा ग्रीन बिजनेस सेंटर यानी कि CII JBC से प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार जो है इसे दिया गया है। ठीक है, कंपनी का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कंपनी का नाम है, और इसे जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आज की आपकी आई थिंक लास्ट न्यूज़ है। ठीक है, लास्ट न्यूज़ है बच्चे, और सारी की सारी खबरें ज़्यादा रही, लेकिन इसमें क्या है कि एक एक लाइन की खबरें हैं। ठीक है, बुक्स बताई तो बुक का ऑथर याद रखिएगा। ठीक है, जैसे ब्रिलेंटा फेस्टिवल आपने देखा, तो ब्रिलेंटा फेस्टिवल किस चीज़ से रिलेटेड है, कहाँ पे आपका होता है, इस तरीके से जो आपको न्यूज़ याद रखनी है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।